हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं, सारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। एक चीज़ याद रखो, अगर आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी पास करना चाहते हैं तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। बस इतना याद रखो कि अगर आप 55 नंबर लेकर आना चाहते हैं या 60 में से 60, तो आपको सीटेट के जो एसएसटी है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी होगी। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और वो फिर कोई भी चैप्टर पढ़ा देंगे ना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें। एंड आप सब लोग वीडियो को लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए कि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपको हमारी बदलती पृथ्वी, तो ये भूकंप, ज्वालामुखी, हिमनद, पवन, ये सारी चीज़ों से सीटेट जो है स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारी बदलती पृथ्वी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूकंप को किससे मापा जाता है, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, कहीं पर भूकंप आया है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भूकंप से बचाव के क्या उपाय हैं, जो कि इसमें लिखा है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो टेक्टोनिक्स प्लेट होती है ना, वो धीरे धीरे घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें पिघला हुआ जो मैग्मा है ना, उस पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में, ऐसे वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस किस तरीके से इसमें जो है मूवमेंट होता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर देखिए, प्लेट की इस गति के कारण, जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक्स प्लेट है, इसकी गति के कारण पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है ना, उसमें परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होता है उसको हम अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, नाम से ही क्लियर है कि आंतरिक भाग में अगर कुछ घटित होगा तो हम उसको अंतर्जनित मतलब एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। और अगर कुछ एंड जो बल जो है वो पृथ्वी की सतह पर, अब मान लीजिए अंदर होगा, आंतरिक होगा, तो उसको अंतर्जनित बोलेंगे। और ये हमारी पृथ्वी है, सतह पर अगर उत्पन्न होगा तो बाहर ही तो है ना, तो उसको हम बोलेंगे बहिर्जनिक, एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। इतना समझ में आ गया। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो एंडोजेनिक फोर्स है ना, वो कभी कभी बहुत तेज से मूवमेंट उत्पन्न करेगा तो कभी धीमा गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये बात याद रखिएगा कि जो भूकंप है और ज्वालामुखी है, ये जब आते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, वो तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कितना लॉस। जो गुजरात का भुज है, वहाँ पे 2001 में जो भूकंप आया था, आपने देखा होगा कि उसमें कितने ज़्यादा लोग मर गए थे, बिल्डिंग्स जो है पूरी नीचे दब गई थी। तो हानि तो होती है। अब जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, अंतर्जनित हो गया, उसी को यहाँ पर बताया है कि देखो, जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, किस, एक होता है हमारा अंतर्जनित, एक होता है हमारा बहिर्जनित। पृथ्वी के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे अंतर्जनित, पृथ्वी की सतह पर होगा उसको हम बोलेंगे बहिर्जनित। अब ये अंतर्जनित अंदर होगा तो इसमें कभी धीमी गति होगी तो कभी आकस्मिक बल आएगा, मतलब बहुत तेज से। अब इसी के कारण जो है भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन किस गति के कारण होता है, तो अंतर्जनित बल के कारण होता है। और नदियों में बहता जल हो गया, पवन हो गया, समुद्री तरंग हो गया, हिमनद, ये बहिर्जनित बल के कारण होता है। ठीक है, अभी हमने स्थल मंडलीय प्लेट पढ़ा, टेक्टोनिक्स प्लेट। तो भूपर्पटी कल हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी ले, इसीलिए स्टार्टिंग से क्लास देखो तभी समझ में आएगा। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, पर्पटी बोलते हैं, बीच में हमारा मेंटल आएगा और सबसे अंदर हमारा क्रोड आता है। ठीक है, तो वही बता रहा है ये कि जो भूपर्पटी, ये जो हमारा पर्पटी है, यहाँ पर में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको कभी भूलेगा कि अंतर्जनित बल क्या होता है, बहिर्जनित, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखो, ज्वालामुखी, ये देखिए, ये एक ज्वालामुखी का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। ज्वालामुखी जो है भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से, जहाँ से क्या होता है,
पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। ये देख, ऐसे आपने देखा होगा वीडियोस में तो बहुत अच्छे से ही दिखाया जाता है। तो ये भूपर्पटी का ही बता रहा है कि इसमें एक ऐसा छिद्र होता है जो जिससे पिघले हुए पदार्थ जो है अचानक से निकलते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमने कल पढ़ा था पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर होती पर्पटी, ये मेंटल है, और यहाँ पर ये मैग्मा कोस्ट है। यहाँ से क्या होता है कि लावा बाहर निकलता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ से गैस और राख, यहाँ से क्रेटर। तो ये इस तरीके से ज्वालामुखी का पूरा डायग्राम बनाया गया है। अब ज्वालामुखी में क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। देखिए ज्वालामुखी तो आपने बहुत देखा होगा, बट इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर, मतलब ज्वालामुखी आखिर में आता कैसे, ये तो पूछेगा ही आपसे। तो जो स्थल मंडलीय प्लेट है ना, उसकी गति करने पर पृथ्वी की सतह, ये जो पृथ्वी है ना, इसकी सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। तो पृथ्वी के चारों ओर यह कंपन गति कर सकता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि भूकंप क्या है, कैसे आता है, तो आप आराम से बता लोगे कि जो स्थल मंडलीय प्लेट है उसकी गति करने पर यह पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, मतलब चारों तरफ होने लगता है। इसी को हम भूकंप बोलते हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट्स की गति करने के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं भूकंप। समझ में आ गया। अब देखो, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, जहां से कंपन स्टार्ट होगा ना, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। अब उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जहां से स्टार्ट होगा उसको उद्गम बोलेंगे, और उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, ये उद्गम है, उद्गम केंद्र है। ये वो स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब ये रहा हमारा अधिकेंद्र। ये देखिए, अब ये अधिकेंद्र है। ये क्या होगा, अधिकेंद्र से कंपन जो है वो बाहर की ओर, ये देखिए बाहर की ओर हो रहा है, ऐसे ऐसे ये बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। और अधिकेंद्र के जो निकटतम भाग है ना, ये जो निकट, मतलब जो अधिकेंद्र का जो पास का भाग है, सबसे ज़्यादा हानि यहीं पर होती है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर जो अधिकेंद्र का पास वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होता है। यहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, और ये आप देख सकते हो, ये प्लेट की हमारी सीमा है, ये देखिए। और ये भूकंपी तरंगे हैं जो सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, अधिकेंद्र में। ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ वैसे वैसे ही भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अब आपको समझ में आया भूकंप किस तरीके से होता है। जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं उसमें जब मूवमेंट होगा तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर जो है फैल जाता है, कंपन करने लगता है, और बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। यहाँ से उद्गम होता है, और ये अधिकेंद्र है जहाँ से ये धीरे धीरे कंपन करके फैलता जाता है। समझ में आ गया भूकंप। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सब बस सपोर्ट करते रहिए। पूरी जो आपका एनसीईआरटी है ना, वो मैं ख़त्म कर दूँगी, लास्ट में मैराथन कराऊंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस आपको हर दिन पढ़ाई करना है। ठीक है। तो देखिए, आपने ये पढ़ लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है पी तरंगे, जिसे अनुदैर्ध्य बोलते हैं। एक होता है हमारा यस तरंगे, जिसे हम अनुप्रस्थ बोलते हैं। एक होता है हमारा यल तरंगे, जिसको हम पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि भूकंप की भी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। ठीक है। तो हमने भूकंप पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये आप में से बहुत सारे लोग गुजरात में रहे होंगे। मैं गुजरात के भुज इलाके में ही रही हूँ, और जहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन जो है की पढ़ाई कंप्लीट की, तो मुझे वहाँ पे रहने के बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, वो भी भुज में, और भुज में ही मैं रह भी रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब भूकंप इतनी तेज़ी से, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग, स्कूल्स में पढ़ाई हो रही थी, और 26 जनवरी का दिन था, वो प्रेयर चल रहे थे, फंक्शंस हो रहे थे, प्रोग्राम हो रहे थे, और अचानक से भूकंप आया। भूकंप की भविष्यवाणी संभव है ही नहीं। इसे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आखिर में कैसे पता चलता है। तो देखो, संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। और ये पता कैसे चलता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तो जो डॉग्स होते हैं वो बहुत तेज से बार्क करने लगते हैं, बहुत तेज से जो है भौंकने लगते हैं। जो जानवरों को है ना, बहुत जल्दी पता चल जाता है। और तालाब में जो मछलियाँ हैं वो अचानक से उनकी मूवमेंट एकदम अलग हो जाती है। सांपों का धरातल पर आना, तो वहाँ के आसपास के लोग यहीं से पता करते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्योंकि जानवर सबसे पहले भूकंप को महसूस कर सकते हैं।
हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कर सकता है तो आप ये बता देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये गुजरात में भूकंप आया था, और ये याद रखिएगा कि भुज में भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। और भुज शहर में जो रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। बहुत ज़्यादा इसे नुकसान हुआ था। स्कूल सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंकाएं हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही हुई थी। और फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गया था। शहर में आग लग गया था। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी उस समय। सोचिए, भूकंप के 3 बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत जो है एकदम खराब हो गई थी। तो ये 2001 में 26 जनवरी हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसी दिन जो है भूकंप आया था, और वो भी 6.9, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तीव्रता थी। तो ये था उस समय हाल, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आखिर में भूकंप को मापा कैसे जाता है, इसकी तीव्रता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। उस यंत्र का नाम है भूकंप लेखी, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ये भी याद रखना कि अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 है ना, तो वो ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। बट जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 मतलब 5.0 होती है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिसकी तीव्रता 6.0 होगी अथवा उससे अधिक है तो वो बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी 7.0 है वो तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कुल मिलाकर ये भूकंप लेखी यंत्र है जिसे हम भूकंप को नापते हैं, और इसकी तीव्रता नापने वाले को बोलते हैं रिक्टर स्केल। और देखिए 6.0 आया था भूकंप, जो है 6.9 है, सोचिए भुज में आया था, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर एक पिक्चर आपने देख ही लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूकंप का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो हम तो नहीं लगा सकते हैं, बट यस हम वहाँ पे जो जानवर हैं, तालाब में मछली हैं, सांप हैं, इनसे थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि इन्हीं की वजह से जो है कुछ लोगों ने, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो कुत्ते और मछली जानवरों के जो बिहेवियर है उससे उनको अंदाज़ा लग जाता है और वो एरिया खाली करके चले जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे भूकंप और उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, रसोई के काउंटर या फिर मेज के नीचे या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में, या फिर आपको दूर किससे रहना है, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो ट्रांसफार्मर, ये जो लाइन वाइन वाली जो तार वार जो खंबे नहीं गाड़े रहते हैं, वहाँ से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही टूट के गिरते हैं। फिर पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से हम इसका सामना कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि भूकंप से बचाव के क्या क्या तरीके हैं। समझ में आ गया। तो चलो अब हमने भूकंप पढ़ लिया। अब यहाँ से जो ये ब्लू वाला बॉक्स रहता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए याद रखिएगा कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, पर सबसे अगर ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछेगा ना, तो वो है वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। याद रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जलप्रपात कौन सा है, तो वो है नियाग्रा, ठीक है। और अफ्रीका में जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया। तो ये सीमा से भी ऐसे करके पूछते हैं कि जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर देखिए लिखा है ना, और उत्तरी अमेरिका की सीमा पे कौन सा है, नियाग्रा है। दक्षिण अमेरिका का जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, एंजल है, और ये सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर आप नियाग्रा जलप्रपात भी देख सकते हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ठीक है। चलिए, तो आखिर में ये जलप्रपात बनते कैसे हैं, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों तथा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये स्थलाकृतियां बनती हैं, टूट टूट कर अपक्षय की क्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, निक्षेपित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो बेसिकली हमने स्थलाकृति पढ़ लिया। नदी के जल से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जलप्रपात, यहाँ पर देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। यहाँ पर देखिए
ये अत्यधिक खड़े ढाल वाला है और अत्यधिक कठोर स्थान पर गिर रहा है, तो इसी को बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कठोर सेल है, ये हमारा जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल हैं, और ये कितनी खड़े ढाल से गिर रहा है, इसे बोलते हैं जलप्रपात। समझ में आ गया। और कुछ जलप्रपात के नाम, बेसिकली वो ये नाम पूछेगा एग्जाम में, तो आप ये नाम याद रखिएगा। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अब ये देखिए, ये बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा जब बाढ़ आता है ना, तो नदियों के द्वारा कुछ स्थलाकृति भी बन जाती है। जैसे कि देखो ये सांप के जैसे, इसको हम बोलते हैं विसर्प। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार, यहाँ पर देख सकते हैं ये मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इसको, ये जो मोड़ है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प। ऐसे सांप की तरह लहराती बल खाती हुई आती है। ठीक है, तो जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और ये मोड़दार है, इसको हम बोलते हैं विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे मुड़ते 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 यहाँ से कुछ जो है कट जाता है हिस्सा, फिर ये अलग से अपना एक झील बना लेते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं चाप झील। ठीक है, तो ये चाप झील इसी का हिस्सा है, बट ये इतनी तेजी से ऐसे ऐसे मुड़ते हैं कि यहाँ से कुछ हिस्सा कट के अलग हो जाता है, जिसे बोलते हैं चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टियों व अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टियों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। मतलब कभी कभी वो अपने मार्ग से भटक जाती है, अलग की तरफ बहने लगती है, तो इससे एक उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये इसको बोलते हैं तटबंध। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मतलब जैसे जैसे समुद्र तक पहुंचेगी ना, ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, आप जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आप सीटेट का एसएसटी नहीं पास कर सकते हैं। तो ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वितरिका। तो ये देखिए, ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हुई है ना, ये मुख्य नदी थी, अलग अलग समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते ये ऐसे ऐसे विभाजित हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वितरिका। तो ये नाम से आपका क्वेश्चन पूछेगा वहां पे। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो अब आपको पता चला, ये देखिए, ये जो आपको अलग अलग मुहाने पे, ये क्या होता है ना कि बहुत धीमी हो जाती हैं, फिर ये अपने साथ जो है मलबे लेकर आती हैं और उसका निक्षेपण करने लगती हैं। यहाँ पर देखिए, ये निक्षेपण करके ये प्रत्येक जो वितरिका है ना, अलग अलग वितरिका, ये देखिए, इसमें इसने अलग मलबा लेकर आया, ये अलग अलग, तो ये सब क्या करते हैं, निक्षेपण करने लगती हैं, फिर मुहाने का निर्माण करने लगती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अलग अलग जो वितरिकाएं हैं वो अपने साथ मलबे लेकर आती हैं, उसका निक्षेपण करती हैं, वो एकत्र हो जाता है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो समझ में आ गया डेल्टा का निर्माण किस तरीके से होता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। ठीक है, जिससे दरार विकसित होता है। मतलब बहुत तेजी से टकराएंगी तो दरार विकसित होगा। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये देखिए, समुद्री गुफा। ये क्या होता है ना कि जब समुद्री, आप खुद सोचो कि जब समुद्री तरंग बहुत तेजी से ऐसे ऐसे टकराएगी तो वहां पे कुछ जो है दरार पैदा हो जाएगा। उसके बाद से ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, जिसको हम यहाँ पर देखिए समुद्री गुफा बोलते हैं। तो समुद्री गुफा क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री लगातार सैलों से टकराती हैं, दरार विकसित हो जाता है, बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको मेहराब बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं कि स्टैक बोलते हैं? तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो करेंगे ना। तो इसको बोलते हैं समुद्री गुफा। अब देखो, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। अब ये बहुत बड़े हो जाएंगे तो ऊपर का हिस्सा रहेगा नहीं, केवल छत बचेगा, जिसको बोलते हैं तटीय मेहराब। गुफा का मतलब ये है कि पूरा रहेगा, बट ये इतनी ज़्यादा धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी ना कि केवल ऊपर छत ही बचेगा। ये देखिए, आप देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से नीचे से भी खाली है, जिसे बोलते हैं तटीय मेहराब। तो याद रखिएगा तटीय मेहराब कैसे बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, बट इतनी तेज से अपर्दन होगा कि ये छत भी टूट जाएगा, और जब ये छत टूट जाएगा तो केवल एक दीवार बचेगी। इसी दीवार को बोलते हैं स्टैक। ओके, ये स्टैक पूछा था कि स्टैक क्या होता है। तो जब छत रहेगा ही नहीं अपर्दन के कारण, केवल दीवार बचेगा, जिसे बोलते हैं स्टैक। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समुद्र भृगु का तो डायग्राम नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, समुद्री जो ऊंचे सैलीय तटों, यहाँ पर देखिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर जो है उठे हुए जो ऊंचे सैलीय तट होंगे ना, उनको समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट यही तीन था, समुद्री गुफा, मेहराब, स्टैक, ठीक है। अब चलो, अब ये हिमनद का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। देखिए, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद जो है वो बहुत गहरे गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ गया हिमनद हिमोड का निर्माण किस तरीके से होता है। ये क्या होता है कि बर्फ की नदियां होती हैं और हिमनद अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं उसको क्या करती हैं, अपरदित कर देती हैं। फिर ये क्या करता है, इसका अपर्दन होता है, तो हिमनद क्या करता है, गहरे गहरे गर्तों का ऐसे निर्माण कर देता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ भी पिघलेगा, उसकी वजह से यहाँ पर पानी भर जाएगा। अब जब यहाँ में पानी भर जाएगा तो एक सुंदर सा झील बन जाता है। उसके बाद से जो हिमनद अपने साथ जो पदार्थ लेकर आता है, जैसे कि बड़े बड़े सैल हो गए, यहाँ पर रेत हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब निक्षेपित हो जाती हैं, जिससे कि हिमनद हिमोड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। अब हम पवन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये पवन का काम क्या है। बेसिकली यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोयस क्या है और बालू टिब्बा क्या है और छत्रक सेल, यही तीन चीज़ें पूछी गई हैं अभी तक। तो देखिए, आप ये पवन देखिए रेगिस्तान में, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि लोयस कहाँ पे पाया जाएगा, समुद्र में, रेगिस्तान में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। ये जो सेल है, ये देखिए छत्रक के आकार का है ना, इसी को बोलते हैं सेल। अब इन्हीं को बोलते हैं छत्रक सेल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्रक सेल किसे कहते हैं, छत्रक सेल। तो ये जो आप यहाँ पर देखिए छत्रक के आकार के जो सेल है ना, इन्हीं को बोलते हैं छत्रक सेल। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो पवन आती है, पवन है ना, ये ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को आसानी से काट लेगी। अब जब इसको काटती है तो इससे ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, और जब पवन रुक जाएगा तो ये छोटी सी पहाड़ी बना लेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, पहाड़ जैसा आपको दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं बालू टिब्बा। तो ये जो छोटे छोटे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये हमारे बालू टिब्बा हैं, ठीक है। जब पवन रुक जाती है तो बालू टिब्बा का ऐसे निर्माण कर देता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक लेके जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। समझ में आया। देखो, लोयस, बालू टिब्बा ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब बालू कण बहुत महीन होगा, हल्का होगा, तो वायु उसको उठाकर लेके जा सकता है बहुत दूर तक। फिर ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे तो इसी को कहते हैं लोयस, ठीक है। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। छत्रक सेल आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले पवन नीचे वाले भाग को काटती है। बालू टिब्बा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं तो बालू टिब्बा का निर्माण होता है। फिर जब ये बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत दूर तक इनको पवन लेके जा सकती है, उससे हमारा लोयस का जो है निक्षेपण हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो भी आज इम्पॉर्टेंट था, भूकंप, ज्वालामुखी और बालू टिब्बा, और हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, हिमनद के बारे में पढ़ा है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीचे में कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ये PDF में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर सॉल्व करना। कल वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया था, बट ये बहुत आसान है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती हैं, रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती हैं, अभी हमने पढ़ा कि चाप झील ना तो रेगिस्तान में ना ही हिमनद में, वो नदी घाटी में पाई जाती है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, जब बहुत अचानक से होगा तो कौन सी घटना होगी, आप मुझे बताओ। ये आसान सा है, ज्वालामुखी वलन बाढ़कृत, अभी तो हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी। उसके बाद से हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है, और इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो समुद्री तरंग में समुद्री गुफा होगा, किनारा होगा, सेल थोड़ी ना होगा। बस कितना आसान सा है। बेसिकली ये चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये मिलान वाले हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से पूछता है, बाकी यहीं से क्वेश्चन उठा के वो पूछते हैं।
ठीक है। और हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो वो तो मैं आपको कराऊंगी। तो ये आज की क्लास थी। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक्स बहुत कम होता है, 3000 लोग देखते हैं बट 400 भी लाइक नहीं हो पाता है। तो अगर 1000 भी लोग आज लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस आपको समझ में आ रहा है और आगे और भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगी। बस मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF आपको सारे टेलीग्राम पे आज मिल जाएंगे।